और दीदी जी का स्वागत है। मैं हमारी आज की रिसोर्स पर्सन और आज का मेरा टॉपिक है रोल ऑफ थिएटर एंड ड्रामा इन क्लासरूम। हम सभी इन दोनों शब्दों से परिचित हैं, ड्रामा और थिएटर यानी कि रंगमंच और नाटक। अगर हम रंगमंच की बात करें कि रंगमंच क्या है, तो रंगमंच वह स्थान होता है जहाँ पर हम नाटक और नृत्य जैसी कलाओं का प्रस्तुतिकरण करते हैं। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें, इसका विकास कहाँ हुआ था, तो ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत से ही इसका विकास हुआ था। यानी कि रंगमंच का विकास हमारे देश भारत से ही हुआ था। और अगर हम बात करें कि आखिर ये रंगमंच है क्या, मतलब क्यों होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो ये एक तरीके के जन समुदायों को जोड़ने का कार्य करती है रंगमंच। और इससे लोग आनंद तथा उल्लास की अभिव्यक्ति भी होती है। समाज में प्रचलित जितने भी रूढ़ियाँ हैं, धार्मिक अनुष्ठान, जितने भी लोक कथाएं हैं, वो हम नाटक के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत कर हम लोगों को कुछ संदेश भेजने का काम करते हैं। यही चीज़ें हमें बच्चों को सिखाना रहता है। अगर हम बात करें कि नाटक को रंगमंच पर किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यह जो है रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। इस दृष्टि से नाटक एक दृश्य काव्य है। नाटक कला का वह रूप है जिसमें हम दर्शकों के बीच कहानी का प्रस्तुतिकरण शारीरिक क्रियाओं या फिर संवादों के माध्यम से करते हैं। नाटक के दौरान कहानी का संचार रंगमंच के विभिन्न माध्यम जैसे अभिनय, वेशभूषा, ध्वनि, संगीत, संवाद आदि के माध्यम से होता है। नाटक के द्वारा संप्रेषित संदेश का बौद्धिक एवं भावनात्मक प्रभाव नाटक के कलाकारों एवं दर्शकों या श्रोताओं दोनों पर होता है। इसका प्रभाव सिर्फ अभिनयकर्ता तक ही सीमित नहीं रहता है। यह जो है, जो उसे देखने वाले दर्शक होते हैं या फिर श्रोतागण होते हैं, उन पर भी इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका बौद्धिक या फिर भावनात्मक विकास होता है। बौद्धिक रूप से विकसित हो पाते हैं वो, उससे नाटक से जुड़ी भावना को उत्पन्न करके वो उसको समझ पाते हैं। नाटक एक दर्पण के समान है जिसमें हम अपनी छवि का मूल्यांकन कर सकते हैं एवं मानव व्यवहार तथा भावनाओं की गहराई से समझ सकते हैं। नाटक जीवन के सत्यों को उद्घाटित करती कहानियों के द्वारा उन पर विभिन्न समय एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हुए हमारे दृष्टिकोण को बृहद बनाती है। इससे हमारे सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, हमारी तार्किक क्षमता विकसित होती है, किसी चीज़ के को देखने का नज़रिया हमारा बदलता है। अगर हम नाटक द्वारा भेजे गए संदेश को अगर अपने अंदर हम उस गुणों को अपने अंदर लेकर के आ जाते हैं, उसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो नाटक शिक्षा कला नाटक के रूप में शैक्षिक संसाधन के रूप में उपयोग करता है। जिस प्रकार से अगर हम कक्षा में जाते हैं और हमें कोई पाठ समझाना होता है, तो हम अपने साथ टीएलएम को लेकर के जाते हैं ताकि हम अपनी शिक्षा को प्रभावी ढंग से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो हम इसे नाटक को एक शैक्षिक संसाधन के रूप में हम ले सकते हैं। अगर हमें कोई पाठ पढ़ाना है, समझाना है, तो हम बच्चों को नाटक के माध्यम से उसको और अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। इसमें अभिनयकर्ता का प्रशिक्षण भी समाहित है, जो बच्चों में भौतिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। इससे बच्चों की मानसिक प्रक्रिया, जो सीखने की अधिगम जो क्षमता होती है, जो सीखने किसी भी चीज़ को सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें इनका विकास हो पाता है। यह एक संवेदी उपागम है जो निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्मुख होता है। सबसे पहला है आत्मचेतना, यानी कि इससे आत्मचेतना में वृद्धि होती है। विचारों के शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में रचनात्मक एवं स्पष्टता को बढ़ावा। अगर हम देखें तो नाटक जो है, या तो हम शाब्दिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर अशाब्दिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। शाब्दिक रूप से प्रस्तुत करना यानी कि हम भाषा का प्रयोग करते हुए किसी पाठ को अगर हमें नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है बच्चों के समक्ष, तो हम भाषा का प्रयोग करते हुए बच्चों को बताते हैं। लेकिन वही अगर हम अशाब्दिक यानी अशाब्दिक रूप से अगर हम कोई नाटक प्रस्तुत करें, अशाब्दिक का अर्थ हो गया जिसमें हम सिर्फ शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से
बच्चों को समझाने का प्रयत्न करें वैसा नाटक करें। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार का नाटक का इस्तेमाल होता है, जैसे कि शेर बनना या बाघ बनना, हाथी बनना। तो इससे क्या है, बच्चे जल्दी सीख पाते हैं। मानव व्यवहार, अभिप्रेरणा, विविधता, संस्कृति एवं इतिहास की गहरी समझ को विकसित करता है। अगर हम नाटक से कोई भी विषय को अगर हम समझाएं, सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी का ही पाठ नहीं, अगर हम इतिहास को ले लें, अगर हमें कुछ जलियांवाला बाग एक्ट को बताना है तो हम नाटक के जरिए प्रस्तुत कर सकते हैं, कि दिखा सकते हैं कि यह कहाँ पर हुआ था, किन लोगों के द्वारा किया गया था, वहाँ कितने लोग मौजूद थे, वहाँ किस परिस्थिति में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे नाटक के जरिए सीख पाते हैं। नाटक शिक्षा थिएटर के अवयव यथा पहनावे, दृश्य, प्रकाश, संगीत, संवाद, ध्वनियों, कहानियों की पुनरावृत्ति आदि का प्रयोग बच्चों के अभिनव अनुभव को बढ़ाने के लिए करता है। हम जानते हैं कि अनुभव द्वारा हम कोई भी चीज़ काफ़ी जल्दी सीख लेते हैं, और अनुभव द्वारा सीखी गई कोई भी चीज़ होती है वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। तो अगर हम नाटक कला के बच्चों से अगर हम कोई पाठ को बताएं, समझाएं, तो इससे न केवल नाटक करने वाले बच्चे ही सीखते हैं, बल्कि जो देखने वाले बच्चे होते हैं वो भी सीखते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक सीखते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये एक तरीके का दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में होता है। नाटक शिक्षा नाट्य क्रियाओं के छात्रों के दौरान छात्रों को विभिन्न भूमिकाओं का अनुभव कराता है, जो उसके बाद के जीवन में काम आता है। नाटक द्वारा जो अनुभव से वो जो कुछ भी सीखते हैं वो न केवल उसी समय तक के लिए सीमित रहता है, बल्कि आने वाले भविष्य में भी वो इस ज्ञान का प्रयोग कर पाते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर कि कई विद्यालयों में कई प्रकार के नाटक किए जाते हैं, तो उस नाटक से बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो उसे अच्छे ढंग से सीख पाते हैं। अगर देखें कि कई प्रकार के नाटक, जैसे कि उदाहरण ले, जैसा कि हमारे विद्यालय में हुआ था कि एक बार एक बालक जो है वो राम बना था, और एक बालिका जो है वो कौशल्या बनी थी। उसमें वो सिर्फ रामायण का बस कुछ पाठ को दिखाया गया था, जिसमें राम यानी कि वो जो बालक अयोध्या वापस आता है, तो वो उसकी माता यानी राम की माता पूछती है उनसे कि आपने रावण का वध कर दिया, तो राम कहता है कि मैंने नहीं किया, मैंने किया है। तो कौशल्या कहती है कि क्या कहा तुमने? तो वो बोलता है मैंने नहीं किया, मैंने किया है। तो फिर कौशल्या फिर कहती है कि दोनों बातें तो तुम ही कह रहे हो, मैंने नहीं किया, मैंने किया है, तो ये कौन सी बात हो गई भाई? तब राम कहते हैं कि मैंने नहीं किया, मैंने किया है, यानी कि उसके अहंकार ने उसका वध किया है। रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा था, तो वो अहंकारी हमें नहीं बनना है। ये हम नाटक के द्वारा प्रस्तुत किए और बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से उसे सीखा। तो इससे बच्चे समझ पाते हैं कि हमें किस प्रकार का चरित्र को अपनाना चाहिए। भले ही हमारे पास ज्ञान चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म ना करें तो वो ज्ञान हमारे लिए कुछ नहीं रह जाता है। नाटक शिक्षा के लाभ, पहला है छात्रों में आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मविश्वास क्या होता है ये हम सभी जानते हैं कि स्वयं पर विश्वास करना ही आत्मविश्वास होता है। कक्षा में एक नई भूमिका को स्वीकार करना एवं दर्शकों के सामने मंच पर एक पात्र विशेष की भूमिका अदा करना बच्चों को उनके विचारों और योग्यताओं पर विश्वास करने में मदद करता है। नाटक की क्रियाओं द्वारा पर्याप्त आत्मविश्वास बाद में उनके जीवन में, उनके कार्य, उनके विद्यालय एवं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में शामिल होते हैं। हम देखते हैं कि हम अक्सर दूसरे के विचारों को सुनते चले आए हैं, उन्हीं के अनुसार कार्य करते चले आए हैं। अगर हम बालकों को भी ऐसा करने से रोके, मतलब नाटक द्वारा अगर हम उसको स्वतंत्र रूप से मौका दे कि वो खुल के अपने आप को बता सके नाटक के माध्यम से, तो यह एक बहुत अच्छा मौका होगा उनके लिए कि उनमें आत्मविश्वास विकसित हो पाए। आत्मविश्वास और कुछ नहीं, स्वयं का अपने मन एवं बुद्धि से परिचित कराने का ही नाम है। छात्रों की कल्पनाशीलता में वृद्धि। कल्पनाशीलता यानी नाटक के क्रम में रचनात्मक विकल्पों की तलाश, नए विचारों को सोचना, परिचित वस्तुओं को नवीन तरीके से बच्चों के सामने रखना आदि क्रियाओं बच्चों की कल्पनाशीलता में वृद्धि करती है।
जब भी हमारे समक्ष कोई समस्या आती है, हम सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, तो उस समस्या के समाधान करने से पूर्व हमें चिंतन करना बहुत आवश्यक होता है। चिंतन हम तभी कर सकते हैं जब हम कल्पना करें। कल्पना करके ही हम चिंतन कर सकते हैं और तभी किसी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। चिंतन जो है, जो कल्पना है वह दो प्रकार की होती है, एक रचनात्मक कल्पना होती है और दूसरी सृजनात्मक कल्पना होती है। रचनात्मक कल्पना भौतिक चीजों से जुड़ी होती है और सृजनात्मक कल्पना अभौतिक यानी अभौतिक चीजों से जुड़ी होती है। रचनात्मक कल्पना में बच्चे यह सीख पाते हैं कि नाटक के दौरान अगर वो कोई नाटक कर रहे हैं तो जो भी भौतिक चीजें हैं, जो वस्तु है जिनका प्रयोग करके उन्हें नाटक करना है, तो वो किस प्रकार से करेंगे, कब उसका प्रयोग करेंगे, कितने वक्त के तक उसका प्रयोग करेंगे, ये सारी चीजें बच्चे रचनात्मक कल्पना में सीख पाते हैं। जैसे कि अगर कोई नाटक है, उसमें उसे महाराणा प्रताप ही बनना है, तो वो उसे तलवार की आवश्यकता है, तो वो तलवार को कब उठाएगा, कब तक चलाएगा, कितने समय तक वो अपने पास उसको रखेगा, किस पोस्चर में उसे खड़े रहना है, वो सारी चीजें जो है वो रचनात्मक कल्पना में करके वह सीखता है। और दूसरा है सृजनात्मक कल्पना, यानी कि अभौतिक चीजें। अगर वह नाटक कर रहा है तो उसे किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना है उस पात्र के अनुसार जिसका वो अभिनय कर रहा है। अगर उसे तेज बोलना है, कितना ऊंचा बोलना है, कितनी उसके वाणी में मिठास होनी चाहिए, उसका उच्चारण कितना शुद्ध होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो सृजनात्मक कल्पना में आती है। तीसरा है समानुभूति का विकास। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में विभिन्न संस्कृति के कलाकारों के बीच अलग अलग किरदारों को निभाते हुए बच्चों में दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनके प्रति सहनशील बनने में मदद करता है तथा इस प्रकार से उसकी सहानुभूति को बढ़ाता है। इससे बच्चे साहसी हो पाते हैं, कोई भी कार्य करने का उनके अंतर्गत साहस आ पाता है, वो जो है दूसरे के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलता है। ऐसे नहीं कि बच्चे जो है दूसरों के प्रति थोड़ा हीन भावना होती है उनके, वो कम हो पाती है क्योंकि वो उनसे घुल मिल पाते हैं, नाटक के जरिए समझ पाते हैं उनके महत्व, उनके मूल्यों को जान पाते हैं। सहयोग भाव या सामूहिक भाव को बढ़ावा। नाट्य कला प्रतियोगिता के विचारों एवं योग्यताओं को जोड़ता है। इस सहयोगात्मक प्रक्रिया में पारंपरिक वैचारिक आदान प्रदान, पूर्वाभ्यास, प्रस्तुतिकरण आदि शामिल है। ये कविताएं बालकों में सहयोग की भावना एवं समूह की भावना का विकास करता है, जो जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि टीम वर्क में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कोई भी नाटक कर रहे हैं तो उसमें सबकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे कई प्रेरक प्रसंग भी पढ़ते आए हैं, सुनते चले आए हैं। अगर हम एक का ही उदाहरण दें तो किस प्रकार हमारी एक उंगली में उतना बल नहीं होता जितना कि एक मुट्ठी में बल होता है। तो यही होती है सहयोग की बात। तो सारे बच्चों को नाटक के जरिए सिखा सकते हैं कि किस प्रकार से हमें टीम वर्क के साथ काम करना चाहिए। पांचवा है एकाग्रता को बढ़ावा। नाट्य कला एक बड़े दर्शक समूह के समान प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे में इसके पूर्वाभ्यास प्रस्तुतिकरण प्रतिभागियों में उच्च स्तर की एकाग्रता अपेक्षित होती है। यह एकाग्रता विचारों, शारीरिक क्रियाओं आदि सभी चरणों पर है। यानी कि किसी भी चीज़ में जब रुचि बढ़ती है हमारी तो एकाग्रता अपने आप आ जाती है। अगर हम सब का कुछ ना कुछ हॉबीज़ होता है, उसी तरीके से बच्चों का भी कुछ ना कुछ हॉबीज़ होता है। उनमें से कुछ बच्चे जो है वो नाटक करने के प्रति, नृत्य करने के प्रति उनका अलग रुझान होता है, जिससे उनकी रुचि बढ़ती है उसमें, और रुचि बढ़ने से एकाग्रता बढ़ती है। और एकाग्रता जो है इससे हमारा ध्यान बढ़ेगा। ध्यान बढ़ने से हम जो है अपनी इंद्रियों को काबू कर सकते हैं और इससे हमारे मन को शक्ति प्रदान होती है। अगर एकाग्रता की यहाँ बात हो रही है तो वो एकाग्रता वो हासिल कर पाते हैं। और यही एकाग्रता की मदद से वो अगर उन्हें कोई पाठ पढ़ना हुआ या परीक्षा की तैयारी करनी हो तो यही एकाग्रता उसके लिए उसका काम आता है। छठा है संप्रेषण कौशल में वृद्धि एवं वाणी का विकास। संप्रेषण की बात कर ले तो संप्रेषण आखिर है क्या? जब एक व्यक्ति अपनी सूचना या विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष
भाषा के जरिए प्रस्तुत करता है तो इसे हम संप्रेषण कहते हैं। नाटक में भाग लेते हुए बच्चे कैसे, किससे, कब, कितना और किस प्रकार संप्रेषण करना है यह सीखते हैं। साथ ही कई बार नाटक के बीच में आई अप्रत्याशित परिस्थितियों को संभालने के लिए त्वरित सोच एवं त्वरित समस्या समाधान में मदद करते हैं। हम देखते हैं कि कई बार बच्चे नाटक करने के दौरान अपनी लाइन्स भूल जाते हैं या फिर उन्हें आगे क्या करना है यह भूल जाते हैं। उसको कवर करने के लिए या तो उसका सहयोगी या फिर वह स्वयं उसे क्या करना है ताकि उसका नाटक अच्छी तरीके से प्रस्तुत हो, ये त्वरित सोच की भावना उसके मन में आती है और इससे कई प्रकार की समस्या का समाधान वो अपने जीवन में भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या है उसके जीवन में, तो यही त्वरित सोच के जरिए जो है वो उसका समाधान कर पाते हैं। इसके महत्व की बात कर ले हम। रंगमंच की शिक्षा बच्चों में शैक्षणिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें बच्चों के आत्मविश्वास बढ़ता है। इस द्वारा बच्चे चुनौतियों का सामना करना सीख पाते हैं। मतलब कि यही है कि नाटक के जरिए अगर सीख पाते हैं कि किस प्रकार से समस्या का समाधान करना है, अगर कोई भी चुनौतियां उनके सामने आए तो उसका सामना कैसे करना है यह वह सीख पाते हैं। कम उम्र में ही बच्चे में दूसरों के साथ काम करने और सफलतापूर्वक बात करने की क्षमता विकसित हो पाती है। आत्मविश्वास बढ़ने के कारण वो समाज में किस प्रकार उसे खड़े रहना है, कैसे कैसे लोगों से किस प्रकार से बात करना है, दूसरों को कितनी इज्जत सम्मान देना है, ये सारी चीज़ें जो है वो नाटक के जरिए सीख पाते हैं। संचार में सुधार एवं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में भी योगदान देती है। संचार यानी कि नाटक के जरिए भाषा में उनका शुद्धिकरण होता है, तो वो जो है अपनी बातों को जब दूसरे व्यक्तियों को बोलने में या फिर नाटक के दौरान ही जो है उनके भाषा में सुधार आ पाता है, उनके उच्चारण में शुद्धिकरण आ पाता है और इसी से जो है उनका व्यक्तित्व विकास हो पाता है। हम जितने अच्छे तरीके शुद्ध तरीके से बोलेंगे, जितने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही हमारा व्यक्तित्व निखर कर आता है। भावनाओं पर मजबूत नियंत्रण। बच्चे सीख कर अभ्यास करके वे गैर निर्णायक वातावरण में खुद को सही ढंग से व्यक्त करने की अनुमति देता है। अगर उनकी भावना मजबूत है, अगर उनके अंदर अच्छे गुण धर्म नाटक द्वारा सीखे गए जो भी अच्छे गुण धर्म हैं अगर वह अपने अंदर ले करके आ जाते हैं तो वो गैर निर्णायक वातावरण में भी खुद को सही ढंग से रख पाते हैं। अनुशासन में बढ़ावा। कला में सुधार के लिए छात्रों को नियमित रूप से अभ्यास करने की आवश्यकता है। निरंतर प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्र अनुशासन प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए अनुशासित रहना कितना ज़्यादा जरूरी है। नाटक हमें वही अनुशासन सिखाता है, ठीक है, जिसमें क्या है कि अगर हम निरंतर कोई भी जब नाटक जिस भी दिन प्रस्तुत करना है उससे पूर्व हम उसका कई बार अभ्यास करते हैं। इसी अभ्यास के कारण हम अनुशासित हो पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हम अगर खुद को इस ढंग से व्यक्त करेंगे तो हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा। यही अभ्यास वो अपने पढ़ाई में भी सीख पाते हैं कि अगर हमारा परीक्षा है तो हम इससे पूर्व कितना हमें अभ्यास करना चाहिए, कितना हम खुद को सही ढंग से पढ़े लिखे ताकि हमारा जो मार्क्स है हम अच्छा आ पाए और हम परीक्षा में सफल हो पाए। शैक्षिक प्रदर्शन में वृद्धि। शिक्षा में कला और नाटक के फायदे में से यह एक है। यह न केवल अभिव्यक्ति में सुधार करता है बल्कि शैक्षणिक परिवर्तन में सुधार करता है। कला का अध्ययन करने वाले छात्र अपनी रचनात्मकता का उपयोग अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं जो अन्य क्षेत्रों में फलने फूलने की अनुमति देता है। शोध के अनुसार जो बच्चे सप्ताह में कम से कम 3 बार प्रदर्श कला में भाग लेते हैं उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए पहचाने जाने की संभावना अधिक हो जाती है। नाटक शिक्षा का क्या उद्देश्य है, हम इसके बारे में जानते हैं। मानव जीवन के विभिन्न परिस्थितियों एवं विभिन्न मानसिक अवस्था में छात्रों को अवगत कराना है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती है, उसका कैसे सामना करना है, ये सब हम अब जाके अपने अनुभव के कारण सीख पाए हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को नाटक के जरिए पहले ही यह चीज़ समझा दे तो ये काफ़ी कम उम्र में उनमें परिपक्वता आ पाएगी।
दूसरा अगर हम देखें, छात्रों को प्रभावशाली एवं शुद्ध वार्तालाप की शिक्षा प्रदान करना एवं मानव स्वभाव का समन्वय ज्ञान कराना। हम उनको शुद्ध वार्तालाप करने की सीख दे सकते हैं इस नाटक के जरिए। वो शुद्ध वार्तालाप कर पाएंगे, अपनी बातों को सही ढंग से व्यक्त कर पाएंगे दूसरों के सामने, और मानव के स्वभाव, उसका जो विचार है वो हम अच्छा विचार उसमें पनपेगा नाटक देखकर या उसको कर कर। शुद्ध उच्चारण एवं भाव प्रकाशन के अवसर प्रदान होंगे उसे। वो स्वतंत्र रूप से भाग लेगा और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करेगा। नाट्य शिक्षा में बच्चे दुनिया के बारे में नए तरीके के माध्यम सीखते हैं। नाटक और कला रचनात्मक अभिव्यक्ति को निखारने में मदद करता है। नाटक और कला के कई दृष्टिकोण हैं, इसलिए ये पाठ्यक्रम छात्रों को एक नए विषय के लिए एक दृष्टिकोण की पहचान करने और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का मौका देता है। यह बच्चों को समस्या सुलझाने की क्षमता को विकसित करने की अनुमति देता है। इससे बच्चे अपने जीवन में आए कोई भी समस्या को सुलझा पाते हैं। अगर हम इसके नाटक शिक्षा की प्रणालियों के प्रकार के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला है अर्थ कथन प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक नाटक को मौखिक पठन करता है और साथ ही साथ उसका अर्थ बताता चलता है। खुद शिक्षक पठन कार्य बच्चों से कराते हैं और अर्थ स्वयं बताते हैं। हम लोग भी यही कार्य करते हैं कि हम या तो कुछ छोटा सा पैराग्राफ कुछ भी है तो वो हम बच्चों को खड़ा करवा करके उन्हीं से पढ़ाया करते हैं और उसके अर्थों को बताते हैं, या फिर हम स्वयं पढ़ते हैं और उसके अर्थों को बताते हैं। ये अर्थ किस भाषा में, हमारा भाषा में कितना उतार चढ़ाव होना चाहिए, किस प्रकार की हमारी शारीरिक क्रियाएं होनी चाहिए, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आती है, जिसे हम अर्थ कथन प्रणाली कहते हैं। दूसरा है प्रयोग प्रणाली। किसी नाटक को उचित प्रभाव तभी पड़ सकता है जब उसे देखा जाए, इसलिए नाटक शिक्षण की सबसे उत्तम प्रणाली है जिसे रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाए। हम अगर कोई भी चीज़ नाटक के जरिए अगर हम रंगमंच पर प्रस्तुत करके बच्चों को दिखाएं, समझाएं, तो वो और अच्छे ढंग से समझ पाते हैं। इसी को हम प्रयोग प्रणाली कहते हैं। हम यह सभी जानते हैं कि किस प्रकार से विज्ञान में अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम उस चीज़ को, उस पाठ को सही ढंग से समझ पाते हैं। यही अगर हम हिंदी या फिर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग करेंगे तो बच्चे सही ढंग से समझ पाएंगे। कक्षा अभिनय प्रणाली। इस प्रणाली में छात्रों को विभिन्न पात्रों की भूमिका दे देते हैं और खड़े होकर अपने अपने संवादों को भावानुसार पठन करने के लिए कहते हैं। मतलब कि हम देखें तो कई ऐसे पाठ होते हैं जिसमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। हम उसे अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग बच्चों को दे देते हैं और जब जब उनका नाम आता है, जो उन्हें पढ़ना है, जो वे कैरेक्टर बने हुए हैं वो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो है बच्चे उसी के अनुसार खुद को व्यक्त भी करते हैं। ये कक्षा अभिनय प्रणाली है। आदर्श नाट्य प्रणाली क्या है? तो यह प्रणाली भी प्रयोग प्रणाली का ही रूप है। इस प्रणाली से शिक्षण करने वाले शिक्षक कक्षा के सम्मुख खड़ा होकर स्वयं ही संवादों करता है और छात्रों को प्रत्येक पात्र का अभ्यास करा देता है। जो शिक्षक है ये सारी चीज़ें स्वयं ही पढ़ता है और स्वयं ही उसको नाटक करके शारीरिक क्रियाओं के द्वारा या फिर भाषा के द्वारा बच्चों को समझाता है। कक्षा में रंगमंच शिक्षा की उपयोगिता। बच्चों में व्यक्तित्व का विकास। इसमें बच्चों की कल्पनाशीलता का विकास होता है। कई गुणों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित होती है। बच्चों में विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपने विचार, भावनाओं एवं अनुभवों की खोज एवं अभिव्यक्ति को अवसर प्रदान करना है। बच्चों को अभिनय, नृत्य, संगीत, साहित्य आदि के प्रति रुझान विकसित करना। नाटक के माध्यम से बच्चों में इसके प्रति रुझान विकसित हो पाता है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज भी कहते हैं। बच्चों में रचनात्मक अभिव्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता विकसित करना, जो दैनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को उपयुक्त कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए रचनात्मक रूप से हल करने में सक्षम करना है।
बच्चों को विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराना एवं उसमें अपने राष्ट्र, अपने संस्कृति आदि के प्रति सम्मान एवं श्रेष्ठता का भाव विकसित करना है। हम नाटक के जरिए उसे अपनी संस्कृति को बता सकते हैं कि हमारे देश की किस प्रकार की संस्कृति है, हमारा किस प्रकार का राष्ट्र है। हम हमारे जितने भी महापुरुष हैं, हम महापुरुषों के बारे में इस नाटक के जरिए बता सकते हैं। सीखने का अवसर। नाटक बच्चों को प्राचीन कहानियों, संस्कृति, सभ्यताओं आदि के बारे में जानने का अवसर देता है। वे उन्हें अपनी पाठ्य पुस्तकों में सीखी गई बातों को सुदृढ़ करने का अवसर देता है। ना पढ़कर बच्चे जितना नहीं सीखते उतना देखकर और सुनकर सीखते हैं, और नाटक एक उसी तरीके का चीज़ है कि हम जो है कोई भी पाठ को नाटक के जरिए प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे सही ढंग से उसको सीख पाएंगे। प्रत्येक कक्षा अपने आप में अद्वितीय होती है, उसी प्रकार से प्रत्येक बालक बालिका भी अपने आप में अद्वितीय है। हम किसी का कंपेयर किसी दूसरे बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब में अपने गुण होती है, अपने विशेषताएं होती हैं। इन्हीं गुणों जिसका नेतृत्व शिक्षक के हाथ में होता है, हमारे ही अंदर हम शिक्षकों को ही बस उस गुणों को निखारने की, उसको ढूंढने की जरूरत होती है। कला किसी सीमा तक बनकर नहीं रहती, तथा साथ ही साथ कला का आनंद तभी है जब उसमें स्वतंत्रता शामिल हो। हमें बच्चों को अपेक्षित स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे हम उसकी कला को उसके संपूर्ण रूप से प्रस्फुटित होने का मौका दे सके। नाटक और नाटक के विभिन्न गतिविधियों के इस्तेमाल का भाषा सीखने में निश्चित लाभ तो मिलता ही है, साथ ही इसमें बच्चों को मौका मिलता है कि वे सीमित भाषा के साथ अमौखिक संवादों जैसे कि शारीरिक गतिविधियों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी बातों को संप्रेषित कर सके। इसके अलावा ऐसे बहुत से अन्य कारक हैं जो नाटक को संपूर्ण अधिगम में एक बहुत सशक्त उपकरण बनाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम प्राथमिक कक्षा में देखते हैं कि किस प्रकार शिक्षक जो है बच्चों को सस्वर गिनती या कविता, पोयम जो सिखाते हैं तो बच्चे उसे जल्दी याद कर लेते हैं। वही अगर हम उसे पढ़ा के सिखाने की कोशिश करें तो बच्चे नहीं याद कर पाते। कलाएं बच्चों की संवेदी, भावनात्मक, बौद्धिक एवं रचनात्मक क्षमता को समृद्ध बनाती है और बालकों के समग्र विकास में अपना योगदान करती है। शिक्षा से ही केवल सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है अगर हम बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना करवाएं तो। नाटक शिक्षण का एक अभिन्न और अनिवार्य विषय है। ऐसा कहा गया है कि हमारे देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम मौलिक सृजन करने और सृजनशील बनने में कितने सक्षम हैं। रंगमंच किसी भी व्यक्ति को रचनात्मक बनने का सबसे अच्छा मौका देती है। शारीरिक मुद्रा की बात कर ले अगर हम, तो शारीरिक अभिव्यक्ति में जितना सहायक है उतना ही यह बाधक बनता है। इसीलिए हमें बच्चों को सही ढंग से शारीरिक मुद्रा करके पाठ को या फिर नाटक को समझाना चाहिए। शरीर की तरह ही चेहरे पर भी हाव भाव की एक मर्यादा सी बन जाती है। हम इसके माध्यम से भी उच्चतम बिंदु तक पहुंच सकते हैं। वस्तुओं का रचनात्मक इस्तेमाल से रचनाशीलता व कल्पनाशीलता को बढ़ाने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। अभी हाल ही में यह खबर आई है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE ने आने वाले सत्रों में 11वीं और 12वीं कक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में थिएटर डिग्री शुरू करने जा रही है, जिसमें 11वीं में अधिकांश भाग थ्योरी पर बेस्ड होगा और 12वीं में प्रैक्टिकल होगा। यह प्रैक्टिकल जो है स्टेज नाटक या फिर नुक्कड़ नाटक जैसे होंगे। इसके लिए बने विशेषज्ञों की कमेटी पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास से तात्पर्य बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास से करना है। शिक्षा के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा एक उद्देश्य बालक बालिकाओं के सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से विकसित करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पाठ्य पुस्तकों तथा पाठ्य सहगामी रचनात्मक गतिविधियों के मध्य संतुलन आवश्यक है। नाटक के द्वारा बच्चों को अपने कौशल एवं रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। पाठ्य सहगामी अभिक्रियाओं का क्रियान्वयन
कक्षा के अध्ययन को समृद्ध एवं सशक्त बनाने में करता है। यह बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। यह बालक बालिकाओं की भाषा, गायन, कविता, पाठ पठन, नाटक, नृत्य करने की प्रतिभा को धरातल प्रदान कर उन्हें निखारने का कार्य करता है। इससे बच्चों के तर्क शक्ति, नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। यह गतिविधियां न केवल बच्चों को क्रियाशील व ऊर्जावान बनाती है, बल्कि उसकी आंतरिक क्षमताओं का उजागर करती है। बच्चा जितना कार्य करके सीखेगा, जितना क्रियाशील होगा, वह उतना ही ऊर्जावान और कोई भी कार्य करने में उसके पास क्षमता होगी, वह सक्षम होगा। पाठ्यक्रम में नाटक शिक्षा, यह अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने से समाज में हो रहे मूल्यों का ह्रास और विघटन को बचाया जा सकता है। हम नाटक के जरिए अपनी संस्कृति को बच्चों के समक्ष रख सकते हैं, जो कि आजकल के बच्चे जितने पाश्चात्य संस्कृति की ओर जितना उनका रुझान बढ़ रहा है, वह हम नाटक के जरिए अपनी संस्कृति की ओर उसको खींच सकते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति सूचना का भंडार है, परंतु उसमें सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों को विकसित करने की क्षमता कम है, जिसके प्रमुख कारण है छात्रों का अपने आप अपनी संस्कृति, रीति रिवाज से परिचय न होना। आजकल के बच्चे उतना ज़्यादा हमारे रीति रिवाज और संस्कृति से परिचित नहीं है। हम नाटक के माध्यम से ही, या तो हम 15 अगस्त या 26 जनवरी या फिर कोई भी अन्य कार्यक्रम में अगर नाटक के जरिए उन्हें हम अपनी संस्कृति को दिखाएं, तो बच्चे उससे जुड़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि यह हमारी संस्कृति है। शिक्षा का मूल्य भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धि एवं पैसों से जोड़ना बच्चों के ज्ञान की बजाय परीक्षा में अधिक अंक लाने की अधिक होड़ माता पिता या शिक्षकों द्वारा बच्चों की सफलता की तुलना अन्य बच्चों से करना, जिसके कारण बच्चों का मनोबल टूट जाता है और वो हतोत्साहित हो जाते हैं। मानसिक तनाव से इस बढ़ते युग में कला एवं नाटक शिक्षा ही बच्चों के मानसिक तनाव को कम करती है और बच्चों के अंदर नैतिक और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने में भी मदद करती है, जिससे एक उन्नत समाज, एक उन्नत राष्ट्र और एक शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना होती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक बालक बालिका अपने आप में विस्तृत है। प्रत्येक बच्चे अपनी कुछ क्षमताएं और गुण लिए हुए होते हैं। बच्चे असीम ऊर्जा से भरे तो हैं ही। बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु किसी भी विद्यालय पाठ्यक्रम में पाठ्य सहगामी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगर हम ये नाटक अगर अपने विद्यालय में हर शनिवार को या फिर महीने के अंतिम दिन को अगर करवाएं, तो इससे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यह गतिविधियां व्यवहारिक रूप से बालक बालिकाओं में वाद विवाद, भाषण, विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श के माध्यम से स्वतंत्र विचार एवं चिंतन की ओर अग्रसर करती है। इससे तर्क शक्ति क्षमता का भी विकास होता है। इस प्रकार की गतिविधियों से न केवल बच्चों को क्रियाशील बनाती है, अपितु उसकी आंतरिक क्षमताओं को भी उजागर करती है। बच्चे अपने गुणों को नहीं जान पाते हैं, अगर वो नाटक करेंगे तो वो अपनी आंतरिक क्षमता को जान पाएंगे। उसके माध्यम से बच्चों में सहयोग और समन्वय की भावना का विकास होगा। इससे बच्चों की क्षमताओं का प्रदर्शन होगा। अवसर देकर के मनोवैज्ञानिक स्तर पर विकास कर समाज को सुगठित किया जा सकता है। कक्षा को ध्यान में रखते हुए नाटक विषय का चयन करना। सबसे पहले अगर हम देखें तो पूर्वाभ्यास प्राथमिक स्तर की अगर हम लोग बात करें, पूर्व प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें बच्चों की, तो पूर्व प्राथमिक स्तर में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। तो बच्चों के लिए इस एज के बच्चे जो है वो जान पाते हैं, रंगों को जान पाते हैं, भाषा टूटी फूटी भाषा बोल पाते हैं, गिनती आ पाती है उन्हें। तो वो जो है हम उसे इसी प्रकार के नाटक करके सिखा सकते हैं, यानी कि कैसे बाघ बनना, ये सारी चीज़ें जो है हम पूर्व प्राथमिक कक्षा के स्तर पर कर सकते हैं। अगर हम दूसरा देखें प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, तो इसमें बालक की तुलना भाषा के इस्तेमाल ज़्यादा सक्रिय होता है। बच्चे जो है भाषा बोलने में सक्रिय हो जाते हैं, तो हम इसको भी ऐसे हम भाषाओं का प्रयोग इसमें कर सकते हैं जिससे बच्चे नाटक को व्यक्त कर सके। जैसे कि कुछ प्रेरक प्रसंग करवा सकते हैं हम उसमें,
बच्चों को नाटक के जरिए। इस स्तर के बालकों को क्रियाओं से संबंधित नाटक करवाना चाहिए। जो क्रिया संबंधित नाटक हो हम उसको करवा सकते हैं। तीसरा अगर हम लोग देखें तो पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चे वाक्यों की संरचना करना जान जाते हैं। जो पूर्व माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं किस प्रकार के वाक्यों की संरचना करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें आ जाती है। तो इस प्रकार के जो इस एज के बच्चे होते हैं हम उनसे जो है कैसे महापुरुषों के बारे में नाटक करवाना या फिर कोई नैतिक आदर्शों से रिलेटेड नाटक करवाना, ये सारी चीज़ें जो है हम करवा पाते हैं। हम शिक्षकों के लिए भी यह है कि नाटक का चयन हम स्वयं करें और हमारा यह कर्तव्य होता है कि बच्चों की ऊर्जा को सही मार्ग दें। हमारी सक्रिय भागीदारी एवं ऊर्जावान बने रहना बच्चों के लिए एक आदर्श का काम करेगी और उन्हें सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। संज्ञानात्मक विकास की अगर हम लोग बात कर ले बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की, तो संज्ञानात्मक विकास आखिर है क्या? तो मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानार्जन होता है। किसी भी चीज़ को जानना, समस्या को हल करना, चिंतन करना, ये सारी चीज़ें, तर्क करना, ये सारी चीज़ें बच्चे जो है इससे कर पाते हैं। अगर हम लोग फिर देखें नाटक शिक्षा को, अगर हम लोग देखें तो नाटक जो है इसे कला और नाटक अगर हम दोनों को जोड़कर बच्चों को दिखाएं तो ये दृष्टिकोण इससे हमारी विकसित होती है। शिक्षा की प्रणालियाँ की अगर हम बात कर ले तो 3 प्रकार की प्रणालियाँ हमने देखी, अर्थकथन प्रणालियाँ, प्रयोग प्रणालियाँ और कक्षाभिनय प्रणालियाँ, ये सब हमने देखा है। हमने रंगमंच की उपयोगिता के बारे में भी जाना है कि हमें रंगमंच का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है हमने देखी। सीखने का हमें कितना अवसर बच्चों को देना चाहिए वो भी हमने जाना कि जितना हम बच्चों को बच्चों को करने जितना हम देंगे उतना जो है बच्चे खुद को सही ढंग से व्यक्त करके और सीख पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।